Dear students, today we are going to discuss fourth lesson of civics. Or the name of the chapter is electoral politics or चुनावी राजनीति. In this particular chapter, we would study what is an election. कि हम पढ़ेंगे चुनाव क्या होता है. Then we would study why there is need of elections. कि हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों पड़ती है. Then we would also study is पॉलिटिकल कंपटीशन गुड और नॉट. क्या चुनावी जो कंपटीशन है वो देश के लिए अच्छा है या नहीं. देन वी वुड स्टडी व्हाट इज़ द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ इंडिया. अर्थात हिंदुस्तान में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द लेसन. ओके, हियर यू कैन सी व्हाई इलेक्शंस. इस बात को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, अर्थात स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा. इलेक्शन चल रहे थे. ये 1987 असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा का एग्जाम्पल है. एट दैट टाइम चौधरी देवीलाल जो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम हुआ है, उसने एक पॉलिटिकल ग्रुप बना रखा था और उसने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, एक जन आंदोलन स्टार्ट किया, हरियाणा संघर्ष समिति. 1989 के जब चुनाव हुए, अर्थात व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1989 इन हरियाणा, एट दैट टाइम रूलिंग पार्टी वाज कांग्रेस. रूल करने वाली पार्टी कांग्रेस थी एंड चौधरी भजनलाल वाज चीफ मिनिस्टर एंड चौधरी देवीलाल वाज द अपोजिशन लीडर. वो विपक्ष के नेता थे. और चुनावों से कुछ महीनों पहले ही हैड स्टार्टेड, वो शुरू कर चुका था जन अभियान, अर्थात जनसंपर्क अभियान टू कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी विलेज. इस प्रकार आप यहाँ देखेंगे 1987 के असेंबली इलेक्शंस. एट दैट टाइम जब इलेक्शंस हो रहे थे तो कांग्रेस वाज रूलिंग पार्टी, अर्थात 1982 असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा वाज वोन बाय कांग्रेस एंड चौधरी भजनलाल was the chief minister of Haryana and Chaudhary Devilal was the opposition leader. सर व्हाट डू मीन बाय opposition leader? जो पार्टी चुनाव हार जाती है बट उसके पास रूल करने वाली पार्टी के बाद में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, दैट पार्टी इज गिवन द स्टेटस ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज गिवन द अपोजिशन लीडर. एंड अपोजिशन लीडर के पास लाइक ए मिनिस्टर सभी फैसिलिटीज़ होती हैं. उसने सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ जो जनता के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही थी चौधरी देवीलाल के द्वारा, उसने क्या किया, एक ग्रुप स्टार्ट किया, एक मोमेंट स्टार्ट किया, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रखा लोकदल. हिज पार्टी जब इलेक्शंस हुए 1987 में तो उसकी पार्टी ने छोटी छोटी और पार्टीज को चुनाव से पहले मिला के एक अलायंस बनाया, एक ग्रुप बनाया और इस आंदोलन में, इस लड़ाई में वो आगे चलने लगे. अब देखिए, उसने ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम उसने एक चुनावी वादा किया. जैसे आपने देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस में जाती हैं तो एक चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं, दैट इज़ नोन एज इलेक्शन मैनिफेस्टो. सर व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो? जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाती हैं, व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज गो इनटू द इलेक्शन, then they make some promises to the people and the group of these promises is known as election manifesto. चौधरी देवीलाल जी ने क्या कहा कि जैसे उसकी पार्टी चुनाव जीतेगी, वो अर्थात उसकी सरकार किसानों का और छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका जो भी लोन होगा उनके ऊपर बकाया गवर्नमेंट का वो माफ़ करेगी, अर्थात बैंकों को जो लोन होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी. और जैसे ही उसकी गवर्नमेंट जीती उसने ऐसा किया. क्यों? क्योंकि 1982 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उससे लोग खुश नहीं थे. चौधरी देवीलाल के इस प्रॉमिस ने लोगों को बड़ा अट्रैक्ट किया. जब इलेक्शंस हुए तो लोगों ने बड़े ही दिल के साथ, था लॉट ऑफ पीपल वोटेड इन फेवर ऑफ द लोकदल एंड इट्स अलाइज और इसके साथ जुड़ी हुई पार्टी को. एंड आउट ऑफ द 90 हरियाणा स्टेट असेंबली में उस समय 90 सीट्स थी एंड टूडे भी हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 90 सीट्स और उसमें से 76 लोकदल और इसके अलाइज ने जीती. 60 लोकदल
एंड 16 इट्स अलाइज। और इस प्रकार आप देखते हो उनके पास चुनाव में क्लियर मेजोरिटी आई। कांग्रेस वाज एबल टू विन ओनली 5 सीट्स। जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए उस समय सिटिंग चीफ मिनिस्टर कौन था? चौधरी बदनलाल। ही हैज रिजाइंड। उसने गवर्नर को रिजाइन किया। द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना नेता चुना। गवर्नर ने चौधरी देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए इनवाइट किया। इलेक्शन के रिजल्ट के 3 डेज बाद में चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने। जैसे वो चीफ मिनिस्टर बने उसकी गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि जितना भी आउटस्टैंडिंग मीन्स पेंडिंग लोन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स और स्मॉल बिजनेसमैन है वो माफ। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट। उसकी पार्टी ने अगले 4 ईयर्स रूल किया। नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में कंडक्ट हुआ और इस प्रकार अर्थात दिस टाइम हिज पार्टी वाज अनएबल टू win the election and once again Congress was able to win the election. Okay, dear students, now we would study why do we need elections, कि हमें इलेक्शंस की आवश्यकता क्यों होती है। आपने देखा इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शंस टाइम टू टाइम होते हैं। जैसे इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन एवरी 5 ईयर्स। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि देर आर मोर देन 100 कंट्रीज़, कि आज दुनिया में 100 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं सो दैट पीपल कैन इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्यों? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सेकंड one is the representative democracy. But modern democracies are very large in size, they are very complex in nature. इसलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कंपैरिजन में मोस्टली कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. ओके सी, बट लेट अस ट्राई टू इमेजिन. आइए देखते हैं कि इलेक्शंस के बगैर डेमोक्रेसी कैसी होगी. विदाउट इलेक्शंस लोगों का रूल संभव तो हो सकता है इफ़, यदि सभी लोग, अर्थात इफ़ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, कि सभी लोग रोज़ बैठ सके एक प्लेस पे और डिसीजन ले सकें. बट जैसा आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी. जैसे इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री, इट इज़ नॉट फिजिकली पॉसिबल इन इंडिया टू असेंबल बाय ऑल द पीपल एट वन प्लेस एवरी डे. सेकेंड, यदि ये पॉसिबल हो भी, सपोज इट इज़ पॉसिबल, तो सभी के पास टाइम नहीं होता है सेम टाइम पे. वो टाइम भी हो तो ईच एंड एवरी डोंट हैव द नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ईच एंड एवरी मैटर. फर्स्ट, it is not possible to assemble. Then if it is possible to assemble, then all the people don't have the time at one time. और यदि ये भी संभव है तो सभी के पास सभी मैटर्स में नॉलेज नहीं होती है. इसलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर फॉलोइंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड. अब सर इज देयर ए वे, क्या विदाउट इलेक्शंस भी लोगों को इलेक्ट करने का तरीका हो सकता है? हो सकता है. जैसे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि सबसे एजड व्यक्ति को इलेक्ट कर लें, या एक्सपीरियंस के आधार पे कर लें, या एजुकेशन या नॉलेज के आधार पे कर लें. जब हम ऐसा भी करेंगे तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम होगी. देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर. तो फिर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे हु इज़ मोर नॉलेजेबल, हु इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड. इस प्रकार फिर डिफ़िकल्टीज आएंगी. इस सब समस्याओं को सॉर्ट करने के लिए इलेक्शन नेसेसरी है. अब देखिए, बट वी कैन कॉल दिस, क्या फिर इसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं. इस प्रकार आप देखेंगे कि व्हाट इज़ एन इलेक्शन. इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है. अर्थात इलेक्शन इज ए मैकेनिज्म. व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन इज ए प्रोसेस और मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स और इरेगुलर इंटरवल टाइम and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्यों होने चाहिए? फर्स्ट, इलेक्शंस के द्वारा इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस. कैसे?
कि दे कैन चूज, वो चूज कर सकते हैं कि देश के लिए कानून कौन बनाएंगे। आपने देखा होगा इलेक्टेड पर्सन्स मेक लेजिस्लेचर एंड यू नो दैट लॉज आर डिबेटेड पास्ड इन लेजिस्लेचर्स। सेकंड, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा ये इलेक्टेड लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं और वही देश के मेजर डिसीजंस लेते हैं। दे कैन चूज, जो पार्टी चुनाव जीतेगी वो ये तय कर सकते हैं इसके द्वारा कि विच पार्टीज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड विल मेक द लॉज। ओके, अब आप यहाँ ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन सपोज कंडक्ट हो गए, बट इलेक्शंस कंडक्ट करना ही बहुत फाइनल नहीं है, बहुत सफिशिएंट नहीं है। इलेक्शंस को एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से कंडक्ट करें तभी हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। जैसे फर्स्ट वन, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, अर्थात ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव राइट टू वोट एंड द ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। जैसे इन इंडिया every adult person who is 18 years and above has a right to vote, no matters he or she, अर्थात वो मेल और फीमेल है, वो ब्लैक और वाइट है, वो हिंदू या मुस्लिम है, वो हरियाणी भी या राजस्थानी है, वो रिच या पुअर है, नो मैटर, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं वो इलेक्शन कहीं न कहीं डेमोक्रेटिक है। 10, second, this one is the first point for a democratic election. Second point or second condition, people should have some choice to choose. It means political parties या candidates who are interested to contest election, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने की फ्री चॉइस होनी चाहिए। थर्ड, this choice should be offered at regular interval. It means elections should be conducted after every 5 years और द टाइम दैट इज डिसाइडेड। जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, इन मेक्सिको इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 6 years, इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर 5 years एंड इन अमेरिका इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 years। फोर्थ कंडीशन, द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल, अर्थात वो लोग जिनको सर्वाधिक वोट मिले वो इलेक्टेड घोषित होना चाहिए, अर्थात ही शुड बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड पर्सन। और फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। इट मीन्स लोग जब चुनाव में जाएं तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे सर दीज 5 कंडीशंस, दीज आर वेरी सिंपल कंडीशंस, सर क्या फ़र्क पड़ता है, दीज कैन बी फुलफिल्ड, बट जब बेटा इनको फुलफिल करते हैं प्रैक्टिकली तो बहुत ही टफ प्रोसेस है। अब हम देखेंगे चुनाव के दौरान जो कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में, क्या ये गुड है या नहीं। तो देखिए इलेक्शंस आप देखते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन लेके आते हैं, ये पॉलिटिकल कंपटीशन वेरियस फॉर्म्स लेता है। अब देखो एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल मीन्स विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र लेवल पे एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स, अर्थात बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। इफ देर इज नो कंपटीशन, और यदि कंपटीशन नहीं है तो द इलेक्शन इज मीनिंगलेस और पॉइंटलेस। अब हम यहाँ देखेंगे सर ये जो कंपटीशन होता है ये हेल्दी है या नहीं है। अब आप देखते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन के कुछ एक मेरिट्स हैं, कुछ एक डीमेरिट्स हैं। आप पाएंगे व्हाट हियर यू वुड स्टडी व्हाट आर द डीमेरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, इलेक्शंस के कारण सोसाइटी में सेंस ऑफ डिसयूनिटी आती है। जब इलेक्शंस होते हैं तो समय विशेष के लिए सोसाइटी में लोगों का भाईचारा डिस्टर्ब होता है। आपने सेकंड, जनरली आपने देखा होगा पीपल पार्टी पॉलिटिक्स की कंप्लेंट करते हैं। दूसरा, चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स जनरली लीडर्स के ऊपर पर्सनल कमेंट्स करते हैं, पर्सनल कमेंट्स करते हैं। नो डाउट हमें पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष के परिवार या उसके व्यक्ति विशेष के ऊपर उंगली उठाना आज की राजनीति का एक हिस्सा हो गया है, दैट इज़ रॉन्ग, जो कि गलत है। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स चुनाव जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक पर्टिकुलर अमाउंट खर्च करना डिसाइड कर रखा है, बट पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स ट्राई टू विन द इलेक्शन, सो दे स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी
किसके ऊपर? वाइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कैश डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। अब आप कहो सर गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जब तक लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक लोग इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब तक गवर्नमेंट अकेली, ऑफिसर्स अकेले जो इलेक्शन के टाइम पे अपनी ड्यूटी के द्वारा, उनकी ये ड्यूटी होती है कि ये मैनेज करें, वो हेल्पलेस हैं। सोसाइटी का इन चीज़ों में कोऑपरेशन ज़रूरी है। सेकंड, सम पीपल से दैट कि ये चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना के शॉर्ट टर्म बनाते हैं। जैसे लोन माफ़ करना। लोन माफ़ करना लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना नहीं है, लोगों को ख़राब करना है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द इलेक्शन मेक द प्रोमिसेस इफ दे आर वोटेड बाय द पीपल एंड दे वुड विन द इलेक्शंस। वो चुनाव जीते तो लोन माफ़ करेंगे। मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं जिससे देश का कोई बहुत भला नहीं हो सकता। ओके, इस प्रकार कई बार लोग रियली हु आर गुड इन नेचर, दे वांट टू सर्व द पीपल थ्रू द पॉलिटिक्स, वो इस अनहेल्दी कंपटीशन के कारण पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। अब हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया थे, वो इससे अवेयर थे। फिर भी येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन, फिर भी उन्होंने इसी तरीके को फ्यूचर लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए फॉलो किया। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन, लंबे समय में ये काम करता है ढंग से। इन एन आइडियल वर्ल्ड, एक आइडियल दुनिया में पॉलिटिकल लीडर्स नो, वो जानते हैं कि यदि वो अच्छा काम करेंगे तो लंबे समय तक चुने जाएंगे। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। ओके, पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक अदर, जिस प्रकार टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स अपने प्रोफेशन के प्रति वो सोचते हैं कि यदि वो प्रॉपरली काम करेंगे तो वो एडवांस होंगे, उनका प्रोग्रेस होगी। लाइकवाइज पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपने पॉलिटिकल करियर की चिंता रहती है। दे वांट टू रिमेन, वो भी पावर में लंबे समय तक रहना चाहते हैं, पोजीशन पे रहना चाहते हैं, तो वो भी जरूर कहीं ना कहीं ये काम करेंगे। अब हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, आइए इनको कैसे देखते हैं। वन वे इज ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज। एक इसका तरीका है पॉलिटिकल लीडर्स की नॉलेज और उनके चरित्र के बारे में उनको अवेयर किया जाए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वेज टू सेटअप ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स यदि अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड और नहीं करते तो पनिशमेंट का सिस्टम है। सर अब ये रिवार्ड और पनिशमेंट कौन डिसाइड करें? सिंपल सिस्टम है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा, ये पॉलिटिकल लीडर्स को एक मोटिवेशन देता है, एक इनिशिएटिव देता है कि कैसे आगे काम करें। दे नो दैट, यदि वो जानते हैं इफ देयर इज इश्यूज दैट पीपल वांट, जिन इश्यूज को लोग चाहते हैं उनको वो उठाएं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उनका चुनाव जीतने का चांस बढ़ जाएगा। ओके, सो इफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड या पॉलिटिकल लीडर इज मोटिवेटेड, यदि वो पावर में आना चाहता है तो भी उसे मजबूरी में लोगों का काम करना पड़ेगा। दिस इज ए बिट लाइक वे, यही एक तरीका जैसे मार्केट में काम करते हैं। मार्केट में एक शॉपकीपर अकेला अपने प्रॉफिट के बारे में इंटरेस्टेड होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूं, और वो अच्छी सर्विस नहीं देना चाहेगा कस्टमर्स को, तो उसको दिक्कत होगी, कस्टमर्स दूसरी शॉप पे जाने लगेंगे। लाइकवाइज पॉलिटिकल कंपटीशन भी नो डाउट डीमेरिट में जैसे सोशल डिवीजन क्रिएट करते हैं, इसी प्रकार ये मेरिट्स भी लेके आते हैं कि इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, we would discuss the remaining part in next video.